बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 26 लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 1 का। इसमें हमने एक सिस्टम स्टडी करना है जिसमें मैसेज जो हैं वो दो हैं और स्प्रिंग्स जो हैं वो तीन होंगे। तो वो दोनों मैसेज जो हैं उन स्प्रिंग्स के साथ जो है वो अटैच्ड हैं। कैसे अटैच्ड हैं ये हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये दो मैसेज हैं, इसको मैस M1 कह देते हैं, ये मैस M2 है और इसको इन दो मैसेज को हम कार्ड्स के नाम से जो है वो जानेंगे अगली स्लाइड्स में। ये कार्ड 1 कहलाएगा, ये कार्ड 2 कहलाएगा और ये तीन स्प्रिंग्स हैं। ये वॉल के साथ स्प्रिंग जो है फर्स्ट स्प्रिंग जो है वो एक एंड से जो है वो कनेक्टेड है और दूसरे एंड से ये मैस M1 के साथ या कार्ड 1 के साथ कनेक्टेड है। इधर वॉल के साथ जो स्प्रिंग 3 है वो एक एंड से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड जो है वो कार्ड 2 के साथ कनेक्टेड है और बीच में जो इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट कर रहा है वो स्प्रिंग 2 है और उसकी जो दोनों एंड्स हैं वो एक एंड से एक कार्ड 1 और दूसरे एंड से दूसरा कार्ड 2 जो है वो कनेक्टेड है। अब हम मार्क कर देते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स ये इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। यहाँ पे जब स्प्रिंग्स हमने इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट किए तो ये कार्ड यहाँ पे था और ये कार्ड यहाँ पे था, ठीक है। अब क्या किया है हमने, इस कार्ड को, जब एक कार्ड को डिस्प्लेस करवाया है, फर्स्ट करें इस कार्ड को हमने डिस्प्लेस करवाया है, x2 डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इसका मीन सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे था। सेंट्रल पॉइंट इसका यहाँ पे था। अब जब इसको डिस्प्लेस करवाया है तो अब सेंट्रल पॉइंट यहाँ इस पोजीशन पे आ गया। हम कह देते हैं कि x2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ये लाइन इक्विलिब्रियम लाइन और ये डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा कार्ड 2 जो है, तो अल्टीमेटली ये स्प्रिंग 2 के थ्रू जो है वो स्प्रिंग कार्ड 1 पे जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये कार्ड भी डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यहाँ से ये अब इस x1 डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि ये दोनों जो कार्ड्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुके हैं। एक कार्ड जो है वो x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुका है, दूसरा कार्ड जो है वो x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। क्लियर है बात। अब हम देखेंगे वन बाय वन इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, कार्ड 1 पे कितनी फोर्सेस है, कार्ड 2 पे कितनी फोर्सेस है और उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, ठीक है। और फिर हम एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी जो है वो डिड्यूस करेंगे, फिर कहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, वो उसकी हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। सो अब हम देखते हैं कि x1 और x2 जो है these are the कार्ड्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। या ये इक्विलिब्रियम x1 इसकी पोजीशन आ गई, x2 इसकी पोजीशन। अब जो नेट फोर्स है कार्ड 1 पे, ये कार्ड 1 है, इस पे जो नेट फोर्स है वो कहते हैं कि नेट फोर्स ऑन कार्ड 1 विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स K1x1। ये इस स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना चाह रही है, वो नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस करेंगे बाय हुक्स लॉ, ठीक है। तो वो फोर्स आ जाएगी माइनस K1x1। और दूसरी कौन सी फोर्स है जो इस दूसरे एंड से इस पे लग रही है, इस कार्ड पे दूसरे एंड से जो फोर्स लग रही है वो K2 या स्प्रिंग 2 से जो है ना वो लग रही है। जिस स्प्रिंग का मैस का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K2 है, वो फोर्स लगा रहा है दूसरे एंड से। वो फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग 2 K2 जो है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इस तरह से ये इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ K एंड X इस तरह से एक्सप्रेस, इसको क्या देते हैं, दिस इज आवर नेट फोर्स ऑन कार्ड 1। अब सिमिलरली जो कार्ड 2 है उस पे भी तो फोर्स लग रही होगी, इस पे भी तो फोर्स लग रही है क्योंकि वो डिस्प्लेस हो रहा है, नेट फोर्स होगी एक्सेलरेशन जो है। तो फिर वो नेट फोर्स कैसे होगी, वो हम कहेंगे कि नेट फोर्स जो हमने इस पे कैलकुलेट की है ना, इस पे वो इस तरह से माइनस इंटू K1 प्लस K2 इंटू x1 प्लस K2 x2
तो इधर क्या होगा, कार्ड 2 के लिए वो कह देंगे k2 x1 माइनस इंटू k2 प्लस x k3 इंटू x2, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस एंड भी हो जाएगी, दूसरी फोर्स प्लस साइन वाली जो है वो इस, ठीक है। सॉरी, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ इस एंड से होगी, दूसरी फोर्स इस एंड से, क्योंकि इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इधर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, रिस्टोरिंग फोर्स उस डायरेक्शन की जो है वो वाली डायरेक्शन उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट फोर्स ऑन ऑन कार्ड 1 m1 x1 डबल डॉट। ये है जैसे m1 a1 हो, ठीक है, एक्सेलरेशन है ये x1 डबल डॉट, डबल टाइम डेरिवेटिव और पोजीशन कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, m2 x2 डबल डॉट। ये कार्ड 2 का जो उस पे जो नेट फोर्स लग रही है न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k एंड x, इस तरह से हम एक्सप्रेस। अब ये एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, ये कार्ड 1 के लिए है, ये कार्ड 2 के लिए है। इनको कह सकते हैं दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमने क्या क्या इन्वॉल्व किया हुआ है, मैस है, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ये इन्वॉल्व किया हुआ है। अब दोनों जब कार्ड कपल्ड हैं, अल्टीमेटली हम देख रहे हैं डायग्राम में, तो इनकी एक कपलिंग यहाँ पे मौजूद है। एक मूव करता है, दूसरा इन्फ्लुएंस होता है उसकी मोशन से, वो भी मूव कर सकता है या करता है। तो क्या होगा, एक जनरल इक्वेशन हम कहते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो यूज करते हुए हम इसकी कंपैक्ट फॉर्म ले आते हैं और वो कह देते हैं कंपैक्ट जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल M x डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसमें m और k क्या चीज है, ठीक है ना। k स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। तीनों जो स्प्रिंग्स हैं उसको, उनके कांस्टेंट्स को जो इसने क्या करना है, अकोमोडेट करना है। और ये मैस जो है ये कैपिटल मैस है, इसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो उनके दोनों पार्ट्स के मैसेज को जो है इसने अकोमोडेट करना है। तो ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। तो एक्स भी मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। वो देखते हैं कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगे। एक्स जो है वो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे x1 और x2, और यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं, ये 2x1 मैट्रिक्स है, दो रोज हैं, इसकी एक कॉलम है। इसी तरह m जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में मैथ्स जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा m1 0 m2, यहाँ पे 0 m2, ठीक है। और k जो होगा, k हो जाएगा k1 प्लस k2 माइनस k2 इंटू k2 प्लस k3। ये जो इक्वेशंस है ना, इनको अप्लाई किया है हमने। इन इक्वेशंस की वजह से हमने ये मैट्रिक्स जो है डिड्यूस किया। k कैसे आएगा, m कैसे आएगा, x कैसे आएगा। अब कह देते हैं कि जो m है वो मैथ मैट्रिक्स है और जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स कैपिटल K। और ये जो है वो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल पे जो है वो एक साइड पे जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो दूसरे डायगोनल पे जीरो वैल्यूज। और ये जो के मैट्रिक्स होगा इसको ऑफ डायगोनल कह सकते हैं कि इसमें दोनों जो डायगोनल है उस पे नॉन जीरो जो है वो वैल्यूज हैं, इस पे भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं और इधर भी और अब हम कहते हैं ये जो इक्वेशन है x की, m की और k की, इनके हिसाब से अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है ये बेसिकली m जो है वो इसमें ये है, इसमें k जो है वो ये है, और इसमें जो x आ रहा है वो ये है, ठीक है। तो ये इसी की एक्सटेंशन हमने इसको इलेबरेट करके हमने आगे मेंशन किया है कि इसमें x क्या है, m क्या है और k क्या है, ये हमने आगे बताया। अब इसका हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए इक्वेशन 3 का। ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, जो हमारे पास 3 स्प्रिंग्स हैं और 2 मैसेज हैं। इसकी जनरल इक्वेशन ये आ गई। अब जनरल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये इस तरह की इक्वेशन है। इसको कह देते हैं ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। जब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है
और इसका हम मैथमेटिकली सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि इसका सोल्यूशन जो आएगा वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस होगा, x1 ऑफ t विल बी इक्वल टू अल्फा 1 कोसाइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 1, और x2 ऑफ t जो है ये इक्वल होगा अल्फा 2 कोसाइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 2। यहाँ पे x1 क्या है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कार्ट 1 या मैस 1 ट्रेवल करता है। अल्फा 1 क्या है, ये मैक्सिमम उसकी जो एम्पलीट्यूड हो सकती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम नेट फोर्स लाइट फोर्स, वो है। और कोसाइन जो है ये क्या है, ये एक साइनोसाइडल वेव जो है वो बता रहा है, जैसे हम स्प्रिंग मैस में देखते हैं ओसिलेशन, साइनोसाइडल ओसिलेशन होती है, तो ये वेव की जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जब 1 होगा तो उस वक्त ये एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, ये जब 0.9 होगा तो कम होना शुरू हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब ये 0 होगा तो उस वक्त ये मीन पोजीशन पे रिप्रेजेंट, ठीक है, x1। इसी तरह x2 ऑफ t जो है वो क्या होगा, वो भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ड 2 है फ्रॉम मेन पोजीशन, और ये जब मैक्सिमम होगा उस वक्त कोसाइन जो है वो 1 वैल्यू देगा, जब ये 0 होगा तो उस वक्त मेन पोजीशन, ठीक है। जब ये 1 होगा कोसाइन तो उस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन है, ये x2 जो है वो मैक्सिमम हो चुका है। अब x1 और x2 हमने निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 विद कोसाइन फंक्शन एसोसिएटेड रहता है। अब इसी तरह हम कह सकते हैं y1 और y2 भी होंगे, तो y1 जो होगा वो क्या होगा, अल्फा 1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 1। अगर x के लिए कॉज है तो y के लिए हम साइन ले लेंगे, और y2 ऑफ t जो है वो होगा अल्फा 2 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 2। अब x1 आ गया, x2 आ गया हमारे पास, और क्या आ गया अभी, y1 आ गया और y2 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास x कंपोनेंट हो, y कंपोनेंट हो, ठीक है, तो ये दोनों जो है इसमें साइन और कोसाइन फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये रेफर कर रहे हैं कि एक मैथमेटिकल एंटिटी को, और वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये दोनों जो है इसको आप कह सकते हैं x1 और y1 को, जो कि कोसाइन और साइन की टर्म्स में आ रहे हैं हमारे पास, इनको हम कह देते हैं कि c1 एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, बिल्कुल उसी पैटर्न के जैसे x1 भी फंक्शन ऑफ टाइम है और y1 भी फंक्शन ऑफ टाइम है। और ये टाइम जो है यहाँ पे इसका एंगल जो है वो भी डिसाइड करेगा, फेज शिफ्ट भी डिसाइड करेगा, ठीक है। और इसी बेस पे साइन की जो है वो वैल्यू चेंज होगी, कभी 1 होगी कभी 0 होगी, तो साइन भी बिल्कुल आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं ये c1 ऑफ t जो है, c1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखा जा सकता है, रियल पार्ट इसका x1 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका y1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे कि अल्फा 1 ये लिखने के बाद कोसाइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 1 प्लस अयोटा अल्फा 1 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा 1, ये सारा लिखने के बाद अल्फा 1 कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी टर्म्स जो है वो इसमें समा जाएगी, ई रेज टू पावर अयोटा ओमेगा t माइनस डेल्टा 1। और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू जो है वो अलग करते हैं, तो इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्फा 1 ई रेज टू पावर माइनस अयोटा डेल्टा 1 डॉट ई रेज टू पावर अयोटा ओमेगा टी। अब ये जो ये पैटर्न ये फैक्टर है ना टोटल अल्फा 1 का और ई रेज टू पावर माइनस अयोटा डेल्टा 1 का, इसको a1 कह देते हैं। a1 क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, दैट इज मल्टीपल ऑफ दिस अल्फा 1 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा डेल्टा 1 का, ठीक है, ये इसका मल्टीपल है a1 जो है। इसी तरह आप x2 ऑफ t और y2 ऑफ t को इस्तेमाल करते हुए ये कह सकते हैं c2 ऑफ t जो है वो इसके बराबर होगा, सम के बराबर होगा, और वो इस तरह से एक्सप्रेस होगा। और फिर बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम इसको यूं एक्सप्रेस करेंगे कि a2 एक्सपोनेंशियल माइनस अयोटा डेल्टा 2 e रेज़ टू पावर अयोटा ओमेगा t, तो हम अल्फा 2 है यहाँ पे, ये अल्फा 2 है। अब ये अल्फा और एक्सपोनेंशियल का जो प्रोडक्ट होगा वो a2 कहलाएगा, और उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं a2 e रेज़ टू पावर अयोटा ओमेगा t। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, c1 आ गया है, c2 आ गया है, तो सिस्टम तो हमारे पास अब कपल्ड है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है।
तो हमने जैसे इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरल ये फॉर्म दी है, अब इसके सोल्यूशन के लिए हम अगर जा रहे हैं तो फिर इन कम्प्लेक्स नंबर्स को, जो दो कम्प्लेक्स नंबर आए हैं, उनको भी हम कह देते हैं कि ये कंपोनेंट है इस कम्प्लेक्स नंबर के, और उनको उन कंपोनेंट्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2x1 मैट्रिक्स में, जिसमें C1 T आएगा और C2 आएगा, C2 ऑफ T आएगा। तो ये C1 जो है इसमें क्या आता है, A1 आता है और e रेज़्ड टू पावर आयोटा ओमेगा टी। इसमें C2 में क्या आता है, A2 आता है और e रेज़्ड टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो e रेज़्ड टू पावर आयोटा ओमेगा टी हम यहाँ पे लिख देते हैं, और A1 और A2 जो है बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर देते हैं 2x1 मैट्रिक्स में। अब ये हम कह चुके हैं कि x जो है वो x1 है और x2 है, तो a जो है वो हो जाएगा a1 और a2 इंटू 2x1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम कह देते हैं ये जो a1 और a2 ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये किसके बराबर है, अल्फा 1 e रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा 1। ये किसके बराबर है, अल्फा 2 e रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा 2। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, हम इनका एक जो रिजल्टेंट है वो कह देते हैं कि ये a जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है, इनकी जगह ये ले रहा है a, और e रेज़्ड टू पावर आयोटा ओमेगा t एज इट इज आ रहा है। अब ये इक्वेशन 11.10 आ रही है, एक 11.3 भी हम छोड़ के आए हैं इक्वेशन यहाँ पे 11.3। ये वो जनरल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हम फाइंड करने के लिए ये सारी दगोदो कर रहे हैं। अब इक्वेशन 11.10 और इक्वेशन 11.3 जो है इनको यूज करेंगे और जनरल सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ए जो है वो इस तरह से हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, एक्स जो है वो रियल पार्ट ऑफ जी है और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, ठीक है। तो ये वो जनरल इक्वेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि उसके जनरल सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ और न्यूटन लॉ यहाँ पे कंबाइन किया हमने। तो अब अगर ये इस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ, इसको यहाँ पे ऐसे देखें कि a e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t है, ये इसको c कम्प्लेक्स नंबर को आपने रीडिफाइन करना है। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है a e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t, यहाँ समझे ये वो वाला कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको आप लिख सकते हैं a e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t के बराबर, ठीक है। अब k ओवर m जो है ना अंडर रूट के साथ, k ओवर m अंडर रूट ये ओमेगा के बराबर होता है। k ओवर m अंडर रूट जो है वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। अब इसी इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं ना, तो हम कह देते हैं कि जो k होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर m के बराबर, ओमेगा स्क्वायर m के बराबर। तो यहाँ पे माइनस के जब लगेगा तो इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर m लगा देगा, ठीक है। अब इसको इसको क्या करते हैं, हम रीअरेंज करते हैं इसी इक्वेशन को। तो जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये शेप बनेगी k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इंटू ए। ये 11.11 जो है ये इस इक्वेशन को, जो कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया था, उसको रीअरेंज किया है, तो वहां से ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है। अब इसमें एक तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसको a कह रहे हैं, दूसरा ये फैक्टर आ रहा है k माइनस ओमेगा स्क्वायर m। इसमें ये k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स मैट्रिक्स के फॉर्म में, और m जो है ये मैसेज ऑफ द कार्ड्स कम्प्लेक्स उसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ओमेगा क्या है, ये एंगुलर जो स्पीड है आप कह सकते हैं। तो अब ये होगा क्या, हम कहते हैं कि अगर a जीरो, यहाँ पे अगर a जीरो तो और कह देते हैं k माइनस ओमेगा स्क्वायर m ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, इट कैन बी सॉल्व दैट इफ मैट्रिक्स k माइनस ओमेगा स्क्वायर m हैज नॉन जीरो डिटरमिनेंट। इसको एज्यूम कर देते हैं कि ये फैक्टर जो है वो नॉन जीरो है और a जो है वो फर्स्ट करें जीरो है। then the only solution of 11 is the trivial solution a equal to 0। और जब a 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि नेट फोर्स कोई नहीं है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो उस वक्त फिर हम कह देंगे k माइनस ओमेगा स्क्वायर m जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। और अगर ये जो है वो नॉन जीरो है, अगर ये जो है वो नॉन जीरो है, तो फिर हम कह देते हैं कि जो
ये वाला मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट वो जीरो जा रहा है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो जा रहा है, और डिटर्मिनेंट के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम जो है वो जीरो के बराबर रखेंगे। और जब ये जीरो के बराबर रखेंगे तो इसको हम कह देते हैं कि ये ऐसे है जैसे ओमेगा की टर्म में ये कोई बन रही है हमारे पास, क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ओमेगा की टर्म में। ठीक है, अगर ये ओमेगा की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर कह देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस द मैट्रिसेस K and M are 2 cross 2 matrices. The equation this 11.12 is a quadratic equation for omega square and has in general two solutions for omega square. This implies that there are two frequencies omega at which the card can oscillate with pure sinusoidal motion in 11.10. ये जो complex form है motion, इसमें इसको आप ऐसे समझें कि ये जो है ये एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है ये वो सिनुसाइडल फंक्शन जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है, या वेव फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सपोनेंशियल। तो ये एम्पलीट्यूड अगर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या कर रहा है, ये सिनुसाइडल वेव को एक्सप्रेस कर रहा है। The two frequencies at which our system can oscillate sinusoidally are known as normal frequencies। वो कौन कौन सी होंगी, जो इस सेकंड ऑर्डर क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें जो ओमेगा की वैल्यू है वो दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, और दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज कह देंगे। और ये था हमारा आज का टॉपिक कि ये कैसे ऑसिलेट करता है और कैसे ये मोशन जो है स्टडी की।